आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड के हकीकत हम अरबाब इक़्तिदार और आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हैं। और आज के ज़मीनी हक़ाइक़ में लॉकडाउन और लॉकडाउन का अब चौथा फेज़ क्या शुरू होगा नहीं शुरू होगा, इसी पे बहस की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल फेज़ थर्ड में सूरत हाल कुछ शहर श्रीनगर और वादी के मुख्तलिफ इलाकों के इस तरह से है कि कुछ ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, कुछ लोग भी निकल रहे हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं और कुछ बाकी मामलात हैं जिनको लेके लोग बाहर निकल रहे हैं। हालात इस तरह के हो चुके हैं कि लॉकडाउन 4 होता है या नहीं होता है, उससे पहले लोग दुआएं करते हैं कि वायरस ख़त्म हो, लॉकडाउन 4 न हो। वायरस के साथ साथ नया लॉकडाउन एक बड़ी परेशानी भी बन सकता है। और आम लोगों से बात करते हुए यही पूछा जाता है, यही जाना जाता है कि कोविड से तो मरेंगे, लेकिन कोविड से ज़्यादा तादाद में भुखमरी से मरेंगे अगर हालात ऐसे ही रहे। कश्मीर पहले ही इन मामलात में परेशान रहा है। 2010, 2008, 2014, 2016, 2018, 2019 और 2019 की 5 अगस्त की तारीख के बाद कश्मीरी लॉकडाउन में ही रहे हैं, जिस दौरान न कश्मीरी का कामकाज हो सका है, न कश्मीरी कुछ कमा सका है। जो कुछ बचा खचा था उसको खाता पीता रहा, आज तक दिन गुजारता रहा, लेकिन आगे कैसे गुजरेगा ये कश्मीरी के लिए एक बड़ी परेशानी की सबब भी है। कश्मीरी इन सभी मामलात में, चाहे कश्मीर का ट्रांसपोर्टर हो, कश्मीर का ऑटो वाला हो, कश्मीर का बिजनेस क्लास का आदमी हो, कश्मीर का होटलियर हो, कश्मीर का इंडस्ट्री वाला हो, कश्मीर की पेपर माशी वाला हो, सभी इस लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन से पूरी तरह से परेशान रहे हैं। और कोई 8 आने की कमाई न होने के बावजूद भी कश्मीरी अब तक चलते हुए ये बता रहा है कि शायद आगे का वक्त अच्छा होगा। अच्छे की उम्मीद करते हुए कश्मीरी तो चल रहा है, लेकिन इस अच्छे में बराबर कोविड के हमले जारी हैं। लगातार हमले जारी होते हुए पॉजिटिव केस आते, कुछ अपनी गलतियां, कुछ अपनी नादानियां, और उस सारे के बीच में कोविड का वायरस कामयाब भी होता है। लेकिन सरकार के कई पुर्जे जो है काम भी करते हैं। एक पुर्जा श्रीनगर में लाने और ले जाने वालों का है। रेड जोन्स में सरकार तक राशन, आवाम तक राशन पहुंचाने वाला पुर्जा भी है, बिजली मुहैया करने वाला पुर्जा भी है, और बिजली का के साथ साथ आपके घर तक पानी पहुंचाने वाला पुर्जा भी है। श्रीनगर को साफ शफाफ रखने वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है। ये सभी महकमे मिलजुल कर काम तो कर रहे हैं, आवाम को बुनियादी सहूलियात तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सहूलियात के बीच में कई और सवालात खड़े होते हैं। और एक सवाल कल श्रीनगर में खड़ा हुआ, जब बाहर से लाए गए, मुल्क की मुख्तलिफ रियासत से लाए गए लोगों को श्रीनगर के TRC ग्राउंड में रखा गया। 3 लोग वहाँ से फरारी इख्तियार कर गए। उनमें से एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी था। वो पढ़ा लिखा था या डॉक्टरी सर्टिफिकेट सिर्फ हासिल कर रखी थी, यह अभी तशने तलब है, लेकिन बात पक्की ज़रूर निकल के आती है कि कुछ तो है जो इसमें इस तरह का वायरस है कि उसने अपने आप को सरेंडर करने के बजाय फरारी इख्तियार की। और श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन को कल उसको ढूंढने और उसके 2 और साथियों को ढूंढने में नाखून चाने भी चबाने पड़े। आखिरकार शिकार तो मिल ही गया, लेकिन तब तक बहुत को डरा चुका था। लेकिन श्रीनगर में लॉकडाउन, और इसी लॉकडाउन के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी फंसे हुए। जम्मू से भी आज अच्छी खबर नहीं आ रही है। जम्मू के हवाले से पहले बताया जाता था कि जम्मू कुछ न कुछ शांत हो रहा है, जम्मू में कुछ न कुछ राहत मिल रही है, लेकिन आज जो कुछ भी जम्मू में हुआ फिर उसने रोंगटे हिला के रख दिए। जम्मू में पॉजिटिव केस आज भी हैं। विनोद कुमार मेरे साथी जम्मू में हैं, हम उनके पास सीधा चलते हैं, देखते हैं विनोद कुमार के पास क्या है खबर, क्योंकि उधमपुर पर ट्रेन भी पहुंचने वाली थी। कब पहुंची, किस तरह, कितने लोग उसमें आए, ये भी जानेंगे विनोद कुमार से। लेकिन पहले देखते हैं, पहले हम चलते हैं विनोद कुमार के पास जम्मू, जानते हैं कि जम्मू में आज केसेस जो आए हैं किस इलाके से आए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू में आज पॉजिटिव केसेस आए हैं, ये बड़े दिनों बाद आए हैं, क्या वजह रही और कहां पे आए, थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से हमें। सर, मैं आपको पहले ही बता दूं, जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था 4 मई, और ये कहा गया था कि जो बाहर प्रवासी मजदूर यहाँ पे बसे उनको बाहर भेजा जाएगा, जो बाहर के लोग, बाहर जो हमारे लोग बसे उनको वापस लाया जाएगा। उससे ही सब कुछ चीजें क्लियर हो गई थी कि आने वाले दिनों में कुछ केसेस बढ़ेंगे। और हमने देखा कि जिला बख्शीनगर में शुरुआती दौर में एक केस जो आया, अशोकनगर से केस आया, वो उपचार करवा करके, अपना ट्रीटमेंट करवा करके 40 दिन पहले आए थे अमृतसर से, वो पॉजिटिव पाया गया, फिर उसके बेटे को सबको क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद एक केस जो है जिला बख्शीनगर से एक महिला का केस आया, उसका पति ड्राइवर था, और उसके बाद उसके ड्राइवर वो बेटे, उसके क्लीनर, इन 3 लोगों को और पॉजिटिव आए, यानी 4 वहां पे पॉजिटिव हो गए, एक उनका पड़ोसी पॉजिटिव आया। उसके बाद हमने सांबा में देखा, सांबा में आज 4 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें 3 की हिस्ट्री जो है
वो ड्राइवर थे और एक महिला है, वो महिला का पति भी ड्राइवर है, लेकिन अभी उसके पति का सैंपलिंग नहीं हो पाई है। और दूसरा बसोली और बिलावर से 6 केसेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने का कारण मैंने आपको बता दिया कि जब बाहर से लोग आएंगे, जो अपने जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो जब बाहर से आएंगे उनकी सैंपलिंग होगी और सैंपलिंग का रफ्तार बढ़ेगी तो केसेस भी बढ़ेंगे। जी सर। चलिए, आपने बता दिया सैंपलिंग होगी तो केसेस बढ़ेंगे, बाहर से आएंगे। तो बाहर से आने वाली बात अगर करें तो आज उधमपुर ट्रेन आने वाली थी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो जम्मू कश्मीर के नागरिक बंद हैं उनको लाया जाएगा, फंसे हुए हैं उनको लाया न जा रहा था। क्या ये ट्रेन पहुंची? किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की सहूलियात वहां पे रखी गई थी? देखिए, पहले बड़ी जल्दी बुलाया गया था कि 5 बजे के करीब ट्रेन पहुंचेगी, लेकिन अल्टीमेटली दोपहर को ट्रेन पहुंच गई है और वहां पे पूरी व्यवस्थाएं की गई थी सनम। सबका सैंपलिंग की गई है और उसके बाद इनको क्वारंटाइन करने के लिए अपने अपने जिलों में भेजा जाएगा। पुख्ता बंदोबस्त की गई है। इनके लिए फूड पैकेट और पानी जो है रेलवे स्टेशन से दिया गया था, जम्मू रेलवे स्टेशन से। तो अल्टीमेटली एक और ट्रेन अब कुछ देर में वहां पहुंच सकती है उधमपुर में, जो गोवा से चली है। तो हो सकता है फिर नेक्स्ट जो है रूटीन में जो रोज की ट्रेन चल रही है, अभी इसको लेकर के रेलवे डिपार्टमेंट ने जो रोज जम्मू दिल्ली से जम्मू आने उसको लेकर रेलवे डिपार्टमेंट ने कोई अपना शेड्यूल तय नहीं किया है। लेकिन यह है कि आज जो लोग आए हैं ट्रेन से, उनको 14 दिन तक क्वारंटीन करना पड़ेगा, क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा और उसके बाद ही अपने घरों में उनको जाने की अनुमति मिलेगी अगर वो नेगेटिव रहते हैं तो। विनोद जी, क्या इसमें जो लोग हैं वो जम्मू प्रांत के हैं, जम्मू सूबे के हैं या कश्मीर के भी हैं? और अगर कोई कश्मीर का है तो उन्हें कश्मीर पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिश की है सरकार ने? देखिए, अगर हम लखनपुर की बात करें या फिर जो क्वारंटाइन सेंटर ठंडी खुई में बना हुआ है और यहाँ जो ये ट्रेन आई है इसकी बात करें, इसमें सभी जिलों के जम्मू कश्मीर यूटी के सभी जिलों के लोग हैं और इनको अपने अपने जिलों में पहुंचाने के लिए पहले तो इनकी सैंपलिंग होगी। सैंपलिंग होने के बाद अपने अपने जिलों में पहुंचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए बसेस अलग अलग जिले के लिए लगाई जाएगी और इनको बसेस से रवाना किया जाएगा। चलिए विनोद जी, ये बात आपने विनोद जी बताई। अब आपने जब लखनपुर की बात की, जम्मू की हम थोड़ी सी बात करें। लखनपुर में आम कश्मीरी का आरोप है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल काम नहीं करती और खासतौर पर वहां उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो जम्मू में कश्मीरी फंसे हुए हैं वो कश्मीर जम्मू से निकलना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कहा जाता है कि आउट ऑफ बाउंड है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती नहीं है, किसी को राशन नहीं पहुंचाती है। तो क्या इन आरोपों में कितनी सच्चाई, कितनी सरकार वहां पे काम कर रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सनम, कोताहियां हैं। लेकिन हमें यह भी मानना चाहिए कि आईसीसी का वर्ल्ड कप तो था नहीं है कि हमें पता था कि 5 सालों बाद वर्ल्ड कप होना है, हमने इस स्टेडियम को इतना रंगीन बनाना है, फ्लड लाइटिंग इतनी करनी है। ये वायरस है, कोविड-19 है। अचानक जब इस तरह का प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं बंदोबस्त कमी बेशी रह जाती है और वही कमी बेशी नजर आती है। मैंने खुद भी बड़े सारे कश्मीरी लोग हैं, उनसे मुलाकात की है, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के कार्यालय के बाहर मुलाकात की है और वाकई में वो जेन्युइन अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमें जाना है। हमारे कुछ लोगों को क्रॉनिक डिजीजेज हैं, कुछ लोग हार्ट पेशेंट हैं, कुछ लोग डायबिटिक है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, वो सब जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर अनुमति नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ रोज पहले सनम बठिंडी से, सुंजवा से 3-4 गाड़ियां गई हैं, काफी लोगों को कश्मीर 200 करीब गाड़ी आई है जी। तो उन लोगों को भेजा गया है, उसी सिलसिले में उसी पैटर्न में आहिस्ता आहिस्ता भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी। विनोद जी मेरे भी सीनियर साथी जम्मू से जानकारी जम्मू की दे रहे थे। ट्रेनें आ चुकी हैं, केरला से आई हैं, उसमें कश्मीरी भी हैं, जम्मू के भी हैं, मुल्क के रियासत के जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं। और जम्मू में जिस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, कश्मीरियों ने इल्ज़ामात बहुत लगाए हैं। लखनपुर में पहला इल्ज़ाम यही लगाया कि वहाँ पर सलूक सही नहीं किया जाता है, वहाँ पर लोगों को उठा के बढ़ा जाता है। और उसके साथ साथ जम्मू में डिविजनल इंतज़ामिया जो है वो कश्मीरियों की सुनती नहीं है। और विनोद जी ने जिस तरह बताया कि मीडिया को भी अंदर आने नहीं दिया जाता है। जम्मू की डिविजनल इंतजामिया के बरक्स कश्मीर में देखा जाए तो वहाँ सर पे चढ़े लोग होते हैं, सीधा डिवकाम के ऑफिस जाते हैं, अगर डिवकाम कर भी नहीं सकता लेकिन फिर भी किसी हद तक उनको समझा बुझा लेता है। डीसी ऑफिस श्रीनगर में भी वही हाल होता है, डिवकाम के या डीसी के अंडर जुरिडिक्शन में वो काम ना हो फिर भी वो उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन जम्मू में कहा जाता है कि कहीं
कहीं ड्यूकाम बैठा है, कहीं डीसी बैठा है, पहले उनका आपस में तालमेल नहीं है और उसके बाद तालमेल के बीच में फंसता है तो आम आदमी। लेकिन जम्मू से लेकर श्रीनगर तक लॉकडाउन की सूरत हाल और इसी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सूरत हाल उस लॉकडाउन के मुतसिल नजर आ रही है जो होना चाहिए था। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो कश्मीरी फंसे पड़े हैं उनकी क्या सूरत हाल है। ज़्यादा बात नहीं, सीधी बात उनकी क्या कहते हैं, वो सरकार से क्या पहुंचाना चाहते हैं और बताते हैं सरकार को कि सुनिए सरकार हमारा क्या है हाल, क्या कर रही है सरकार। और ज़रा आप भी सुनिए, ज़रा सुनाते हैं हम आपको मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जो हमें कॉल्स आती हैं उनमें से एक कॉल क्या कहती है। सर एक्चुअली हम यहाँ पे मेरठ में फंसे हुए हैं। 80 स्टूडेंट मेरठ के हम डिफरेंट कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं सर। पिछले 2.5 महीने से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं सर। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी, जितने भी वहाँ के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स है उनसे भी हमने बाकायदा राब्ता किया। उन्होंने हमें एश्योर किया था 20 दिन पहले। कुछ लोगों ने बोला कि 15 अप्रैल तक, फिर उनके बाद उन्होंने जब एश्योरेंस दिया कि हम बसेस लेंगे, अब बसेस का भी उन्होंने कैंसिलेशन किया। फिर बोला कि ट्रेन फैसिलिटी आएगी, वो भी अभी तक नहीं आई। अब उन्होंने पेड सर्विस स्टार्ट की है, जबकि आगरा से भी कुछ स्टूडेंट्स को निकाला गया और हमें कंटिन्यूसली इग्नोर किया जा रहा है सर। ओके ओके, तो आपने कहीं जो सरकार में जो नोडल अफसर्स वगैरह उनसे बात वगैरह की है? सर जितने भी नोडल ऑफिसर्स इन्होंने लगाए हुए हैं, रिसेंटली मेरी कुछ ऑफिसर से बात हुई है। वो बेचारे मतलब उस डिपार्टमेंट के है ही नहीं, उनको किसी और डिपार्टमेंट से उठा के लगाया जा रहा है, उनको ब्रीफ किया जा रहा है कुछ घंटों के लिए, फिर उनको ट्रेन किया जा रहा है कि आप ये करो। इवन की ना कोई कॉल उठा रहा है, ना कोई किसी को कॉल लग रहा है। मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट स्विच ऑफ है जो भी हमें दिए गए हैं सर। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, आप ये करते क्या हैं, आप वहाँ पे किस लिए गए हुए थे? सर हम स्टूडेंट हैं, सभी पढ़ते हैं हम सर, बैचलर्स डिग्री के और कुछ मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं। मेरठ की डिफरेंट कॉलेजेस में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सर। ये बात मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे कश्मीरियों की, जिन्हें लाने के लिए सरकार तो कहती है लेकिन लाया नहीं जाता है। बांग्लादेश में अभी बड़ी तादाद में लोग हैं, ईरान में कश्मीरी फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, और अंदर की बात कहें सऊदीया में फंसे हैं, मुत्तहदा अरब इमारात के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं। और उनको लाने के लिए सरकार क्या करी है अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि आज शाम को वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी ऐलान भी करने जा रहे हैं, मुल्क आवाम से खिताब करेंगे, क्या कुछ बताएंगे उस टाइम पता चलेगा। लेकिन इस कोविड के दौरान बहुत कुछ पता भी चला है हमें। कोविड के दौरान हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स जो वॉरियर्स हैं, उन्हें जिस जान फिशानी से काम किया वो काबिल तारीफ है। लेकिन इसी में एक परेशानी और भी रही, बहुत से लोग इस शोबे से जुड़े हुए थे जिन्होंने काम नहीं किया, जो आज भी नहीं कर रहे हैं। हम एक मिसाल आपको सुनाते हैं। एक कॉलर है, हमें इन्होंने रात को हमें 11 बजे कॉल किया। ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, 3 अस्पतालों के इन्हें चक्कर करना पड़ा, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने इनको नहीं देखा, इनका ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। वो कोविड के बहाना बना के इस बुज़ुर्ग का, 70 साल के बुज़ुर्ग का, जिसके लिए ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं किया, बहानाबाजी की। आखिरकार इन्हीं डॉक्टरों में से एक और डॉक्टर बहन ने इनकी ट्रीटमेंट की, इनकी इज्जत की, इनको पूरा सामान दिया, लेकिन बाकी डॉक्टरों ने नहीं किया। ये कॉलर हमें क्या बताते हैं, ये हम उन डॉक्टर साहिबान को दिखा रहे हैं जो कई बार सवालात उठाते हैं कि हम बयानी जो करते हैं उसमें कई बार हकीकत नहीं होती है। लेकिन ये 70 साल का बुज़ुर्ग जो कह रहा है, ये खुद सुनिए और उन डॉक्टर साहिबान को भी हम सुनने की, समझने की गुजारिश करेंगे। अच्छा, मैं आज गया था यहाँ, ये यूनानी डिस्पेंसरी है, हमको यहाँ यूनानी अस्पताल है, वहाँ गया था मैं। और शोर की तरफ जब जाते हैं वहाँ भी है वो हेल्थ सेंटर। जी जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ब्लड प्रेशर देखिए जी। हालांकि टिकट विकट वगैरह सब निकाला मैंने, लेकिन यूनानी अस्पताल में डॉक्टर हैं जी,
उन्होंने क्या किया, मुझे बाहर खिड़की पर खड़ा कर दी, खिड़की के सामने खड़ा कर दिया जी खुद अंदर हाल में रहे कोई 8 गज दूर। जी तो मैंने उनको अर्ज किया, मैंने कहा यार मुझे एक तो घुटनों में पेन सी हो रही है और राइट टांग में ऊपर हिप पर पेन सी हो रही है। जी जी तो मुझे आप इसमें देखिए क्या है ये क्यों हो रहा है। मुझे मेरी एज जो है 80 ईयर्स है। किस अस्पताल गए थे ये मुझे बताइए। पहले गया मैं हबक यूनानी हबक जो है ना, हबक जी जी चौक में है यूनानी वो क्या कहते हैं वो रिसर्च लेबोरेटरी। जी जी वो मुंसलिक है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, जी जी सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये। तो लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, बस दे दिए तो 2 दवाई शीशे दे दी तेल की, ये जी ये मालिश करो। मैंने कहा इससे क्या होगा, जी आप तो मर्ज की तशखीस कर रहे, ये क्यों मुझे हो रहा है जोड़ों में दर्द। तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत मायूस हुआ कि ये क्या कर रहे हैं ये। अगर ठीक है ये डरते हैं कोरोना से डरते हैं, मैंने उनको कहा मैं 80 ईयर्स का एज का हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई दर्द शर्द नहीं है, उसका कोई असर नहीं है मुझ पर। उसके बाद मैं गया 4 शो की तरफ, जब जाते हैं ना वो हेल्थ सेंटर है लेफ्ट पहले कॉर्नर पर है। जी बिल्कुल, हाँ वहां भी गया मैं। तो वहां उन्होंने पहले बोला कि भाई यहाँ ब्लड प्रेशर चेक नहीं हो रहा है, या आप जाइए कहीं और करिए। मैंने कहा कहाँ करूं मैं, मेरे पास मशीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से करूं। उसके बाद वहां एक बाहर टेंट उन्होंने रखा है, टेंट में एक लेडी डॉक्टर थी जी उसने देखा कि ये इनके साथ कुछ बासाबासी कर रहा है, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा और मुझे कैसे बुलाया, पापा मुझे बोला। कहा पापा मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ, लेकिन एक बात है, पहले आप 10 मिनट यहाँ बैठिए टूल पर, क्योंकि आप पैदल चल के आए हैं। पैदल चल के आए हैं तो ब्लड प्रेशर रहता है, स्टेबल रहता है। फिर मैं 15 मिनट बैठा वहाँ। उसके बाद उसने चेक किया, उसने कहा मगर एक सूरत में चेक करूंगी, आप ये कपड़े चेंज करेंगे घर जाकर और नहाएंगे। मैंने कहा हाँ इतना तो मुझे पता है। लेकिन सनम साहब ये देखिए ना, ये अस्पतालों में अगर ऐसा होगा, जो पढ़े लिखे हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, सीनियर सिटीजन हैं, मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मैंने 38 ईयर सर्विस की है, तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब हम लोग जैसे लोगों के साथ ऐसा होगा कि आम लोग जो है बेचारे अनपढ़ जो है उनके साथ क्या होगा। मैंने उनका भी देखा, उनको कुछ नहीं कर रहे। अच्छा ये करना, गर्म पानी से धोना, ये करना, ये दवाई ले लो, ये खाना, बस। ये लॉकडाउन का प्रेशर देखा, श्रीनगर के नज़दीकी इलाका, यूनिवर्सिटी के इलाका, हज़रत बल का इलाका, और वहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो कहीं न कहीं बात ज़रूर निकलेगी। लेकिन बात की ज़रूर लॉकडाउन का फ़ायदा बहुत से लोग उठा रहे हैं। लॉकडाउन का फ़ायदा श्रीनगर में भी उठा रहा है। फ्रेंड्स कॉलोनी के पीछे गोगो साइड से सरकार की ज़मीन पर डोज़र चल रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान लगातार वो डोज़र चलता रहा, बराई हो रही है, सरकार की ज़मीन को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। ये श्रीनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी के नज़दीक यानी हवाई अड्डे के नज़दीक के इलाके में है। लेकिन अनंतनाग में क्या कुछ हो रहा है, एक शख्स हमें वहाँ से कॉल करके बता रहे हैं कि उनके इलाके में सरकारी ज़मीन को बंजर बनाया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, इंतज़ामिया तमाशा देख रही है। उनकी भी सुनते हैं और अरबाब इक़दार को सुनाते हैं। सर एक्चुअली ये बिजवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गुंड चहल आरवनी तहसील बिजवाड़ा, गुंड GUND CHAL गुंड चहल आरवनी तहसील बिजवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। वहाँ पर इलीगली कुछ लोग सॉइल उठा रहे हैं। आजकल पोल्यूशन इतना, 30 गाड़ियां चल रही है, 30 टिपर जी, ना रॉयल्टी, ना डिप्टी कमिश्नर या तहसीलदार से कोई परमिशन। आप इतना मतलब पोल्यूशन वहाँ पर दस पोल्यूशन है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आपको कैसे पता है कि इनके पास परमिशन वगैरह नहीं है? आपने देखा है, आपने जाना है? सर मैं गया तहसीलदार के पास 2 बार, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी एंड ही हैज टोटली डिनाइड कि मैंने कोई परमिशन अभी तक नहीं। सर मैं तहसीलदार का नंबर भी दे सकता हूँ आपको, यू कैन गेट इट कंफर्म सर। अगर इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन होगा, एम टू बी पुनिश्ड। अच्छा, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके इलाके में? डस्ट पोल्यूशन है और ये उसमें स्टेट लेवल कल्चरल लैंड भी है। हमारे जो माल मवेशी कहाँ जाएंगे? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पहले सर क्लियर करना है, इनको NOC देने हैं, ये प्रॉपर्टी लैंड है या कल्चरल लैंड है। हमें कोई ऑब्जेक्शन है। उसके बाद गवर्नमेंट को देखने वो रॉयल्टी इनसे रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे।
वो गवर्नमेंट को क्या लॉस होगा एक्सट्रैक्टर को। बट हमारा कहना यह है कि ये लैंड पहले इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको अलाउ करना है प्रॉपरली जी। मतलब तो ये नाले से रेत निकाल रहे हैं? नहीं, ये तो एक पहाड़ी है, पहाड़ी वही से निकाल रहे हैं मिट्टी और रेत। अच्छा, हाँ, वो ब्राउन कलर वो सैंड। अच्छा, ये कुछ मजदूर खुदाई करते हैं या मशीन टिपर वगैरह? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मशीन से लगा है, बड़ी हैवी एक्सट्रैक्ट है। एक्सकेवेटर। एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, कौन सी जगह है? गोंड, GUNDCHAAL, गोंड चहल जी। बात सुनने और सुनाने की, लेकिन सुनिए सरकार में हम सरकार को ये भी सुनाना चाहते हैं कि मदद करने की बात जब आती है तो बहुत से पेशे हमारे ऐसे हैं जिनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है। हमारा ट्रांसपोर्ट का तबका है, उनकी गाड़ियां बेकार हैं, बैंकों का कर्जा चढ़ रहा है, उनको इस वक्त सरकार की मदद की ज़रूरत है। ऑटो ड्राइवरों की मदद की ज़रूरत है, हमारे छोटे दुकानदार जो हैं उनको मदद की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ दुकानों के पास जो सेल्समैन रहते थे उनको मदद की ज़रूरत है। प्राइवेट स्कूल्स में जो असातिज़ा हैं उनको मदद की ज़रूरत है। उन प्राइवेट स्कूल्स की इंतज़ामिया पर हम सवाल उठाते हुए उनसे पूछना चाहते हैं कि इन प्राइवेट स्कूल में टीचर्स से आप बड़ी खिदमतें लेते हैं, लेकिन जब कुछ देने का वक्त आता है तो आज क्यों ऐसा कर रहे हैं? माना कि इस वक्त हालात ख़राब हैं, इस वक्त वो सब कुछ चल रहा है जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप भी थोड़ी सी अपनी अना को छोड़िए, इनकी मदद तो कर लीजिएगा। तनख्वाह नहीं दे रहे, पूरी नहीं दे रहे, आधी तो दे दीजिए, आधी नहीं तो कुछ दीजिए, इनका भी चूल्हा जले, इनके घर में भी इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। ये प्राइवेट स्कूल से लेके सरकार के दूसरे पुर्जों तक की बात। लेकिन फिलहाल बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। बस अभी इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।